हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल महा आयुर्वेदा। हम पदार्थ विज्ञान के 8 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अभाव विज्ञानीय अध्याय। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से ये चैप्टर वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आ जाता है कभी कभी। ये अभाव किसे कहते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभाव का परिचय। अभाव किसे कहते हैं? तो अभाव का 7वें पदार्थ के रूप में आयुर्वेद ने स्वीकार नहीं करा है। जो मैंने आपको पदार्थ बताए थे कि 6 पदार्थ होते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 6 पदार्थ होते हैं। तो इसमें अभाव का वर्णन नहीं करा गया है, क्योंकि जो आयुर्वेद ने अभाव का स्वीकार नहीं करा गया है। लेकिन जो चरक संहिता है, उन्होंने 2 पदार्थ का उल्लेख किया है, सत और असत। सत मतलब जिसकी सत्ता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं उसे ही भाव कहते हैं। और असत क्या होता है? जिसकी सत्ता ना हो, मतलब असत जो है जिसकी सत्ता ना हो, जिसे हम देख ना सके, इसे ही अभाव कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि अभाव को क्या कहते हैं? जिसकी सत्ता ना हो या जिसे हम ना देख सकें, उसे अभाव कहते हैं। यहाँ पर ये इसी पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। अब वैशेषिक दर्शन ने अभाव को पदार्थ के रूप में नहीं माना है, केवल चरक ने ही 2 पदार्थ माने, सत और असत। जो असत है तो उसको ही अभाव माना गया है, क्योंकि असत क्या होता है? जिसकी सत्ता ना हो या जिसे हम देख ना सकें। तो अभाव जो होता है उसे हम देख नहीं सकते, तो असत को ही अभाव बोला गया है। इसके बाद यहाँ पर वेदांत दर्शन ने अभाव को प्रमाण के रूप में माना है। ये मैंने आपको दर्शन चैप्टर जो पढ़ाया था, तो उसमें अच्छे से बताया था कि वेदांत दर्शन ने अभाव को प्रमाण के रूप में माना है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अभाव शब्द बना कैसे? अ प्लस भाव। अ मतलब नहीं और भाव मतलब अस्तित्व। तो जिसका कोई अस्तित्व ना हो या जिसकी कोई सत्ता ना हो, तो उसे ही अभाव कहा जाता है। अब यहाँ पर अभाव के लक्षण का वर्णन किया गया है। किसी भी वस्तु के ना होने को अभाव कहा जाता है। मतलब कोई वस्तु नहीं है तो उसे ही अभाव कहेंगे। जैसे कि समझ लीजिए आपके पास कोई चीज़ नहीं है। जैसे समझ लीजिए आपके पास आईफोन अगर नहीं है, तो आपके पास आईफोन का अभाव है, तो उसे ही अभाव कहा जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आचार्य योगेंद्र नाथ सेन के अनुसार अभाव का वर्णन। जो अभाव है तो असत अभाव रूपम, मतलब कि जिसकी सत्ता नहीं है उसे ही अभाव कहा जाता है। इन्होंने भी यही बोला है। इसके बाद यहाँ पर अभाव का पर्याय बताए गए हैं। तो अभाव के पर्याय हैं लोप और अनुपस्थिति तथा अभाव के पर्याय बताए गए हैं। अब यहाँ पे अभाव के भेदों का वर्णन किया गया है। यहाँ से हम अभाव के भेदों का वर्णन करते हैं। तो अभाव के 2 भेद माने गए हैं। ये अभाव का भेद से ही पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। इस अभाव के भेद से पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो अभाव के 2 भेद माने गए हैं, संसर्ग भाव और अन्योन्य भाव। तो संसर्ग भाव कितने होते हैं? संसर्ग भाव के पुण्य मतलब फिर से 3 भेद होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंत भाव। अब इन्हीं को हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले अभाव के देखो यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, 2 भेद माने हैं, संसर्ग और अन्योन्य। और संसर्ग के 3 भेद माने हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंत भाव। प्राग भाव क्या होता है? उत्पत्ति से पहले का अभाव, मतलब कि कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है। समझ लीजिए एक फल है, एक पेड़ है, उससे फल की उत्पत्ति होने वाली है। तो उस फल की उत्पत्ति से पहले ही हमने उससे का अभाव होता है, मतलब कि फल का अभाव होता है। हम फल को नहीं जान पाते कि फल है, इससे फल की उत्पत्ति होगी, तो उसे प्रागभाव कहते हैं। और विनाश के बाद का भाव, मतलब जब आपने फल खा लिया तो आप उसके बाद भी अगर फल को सोचते हैं कि हमें फल, यहाँ पे फल था, तो वो प्रध्वंसा भाव, मतलब कि विनाश के बाद का अभाव। और अत्यंत भाव मतलब तीनों कालों में फल का अभाव, मतलब कि जैसे कि उस एक वृक्ष है, उस पर कभी फल लगे ही ना उस, तो वो तीनों कालों में फल का अभाव होना। अब इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, संसर्ग भाव किसे कहते हैं? सबसे पहले जो यहाँ पर
ये देखिए मैं आपको ये संसर्ग भाव बता रहा हूँ, तो संसर्ग भाव के फिर भेद बताऊंगा। तो संसर्ग भाव कहते हैं किसी एक वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु का अभाव, मतलब कोई एक वस्तु है उसके संबंध में किसी दूसरे वस्तु का अभाव ही संसर्ग भाव होता है। जैसे नल में पानी का ना होना, ये संसर्ग भाव है। आपको ये इतना अगर ना भी याद करें तो ठीक है, लेकिन आपको इसके जो भेद हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है कि प्राग भाव क्या होता है। प्राग भाव होता है किसी वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व का अभाव, मतलब कि कोई वस्तु उत्पन्न हो रही है तो उससे पहले का अभाव को ही प्राग भाव कहते हैं। अब इसका एक उदाहरण दिया गया है, जैसे घट से और वस्त्र आदि की उत्पत्ति से पूर्व अभाव को प्राग भाव कहते हैं। घट मतलब घड़ा और वस्त्र तो आपको पता ही है कपड़े, तो घड़े या फिर कपड़े की उत्पत्ति से पहले ही उसका अभाव होता है, तो उसकी उत्पत्ति से पहले के अभाव को ही प्राग भाव कहते हैं। यहाँ पर देखिए उत्पत्ति से पूर्व घट का अभाव होता है तो उसे ही प्राग भाव कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर प्रध्वंसा भाव लिखा है। प्रध्वंसा भाव क्या होता है कि नष्ट होने के पश्चात, मतलब कोई चीज़ है वो नष्ट हो गई, नष्ट मतलब विनाश हो गया किसी चीज़ का, तो उसके बाद का जो अभाव होगा तो उसे प्रध्वंसा भाव कहेंगे। जैसे कि वस्तुओं के, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जैसे वस्तुओं के नष्ट होने पर उस वस्तु का अभाव को जो होता है उसे ही प्रध्वंसा भाव कहते हैं। जैसे घड़े को, जैसे हमारे पास एक घड़ा था, अगर वो टूट गया तो वो नष्ट हो गया, मतलब तो उसके उसके नष्ट होने के बाद जो हमें उसका याद आती है या उसका अभाव जो होता है हमारे जीवन में, उसकी कमी जो हो जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रध्वंसा भाव। अब इसके बाद यहाँ पर एक और उदाहरण है, जैसे व्याधि की चिकित्सा के पश्चात रोगी के लक्षणों का अभाव, मतलब अगर व्याधि की हमने चिकित्सा कर दी, इलाज कर दिया किसी व्याधि का, तो जो रोगी है उसके अंदर जो व्याधि के लक्षण हो रहे थे, जो व्याधि के सिम्टम्स आ रहे थे, तो उनका अभाव हो जाएगा, मतलब वो नहीं बचेंगे। तो ये व्याधि की चिकित्सा के बाद उसके व्याधि के लक्षण का अभाव, उसे हम प्रध्वंसा भाव बोलेंगे। अब इसके बाद प्रध्वंसा भाव के बाद आता है यहाँ पर अत्यंत भाव। अत्यंत भाव में क्या होगा, ये अभाव त्रिकाल मतलब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों कालों में होता है। तो जैसे कोई चीज़ है वो तीनों कालों में ही हमें उसका अभाव होता है, मतलब हमारे अंदर हमें उसकी कमी महसूस होती है, अभाव, तो उसी को हम अत्यंत भाव बोलते हैं। यहाँ पर अत्यंत भाव को बोला है इस अभाव की ना उत्पत्ति होती है, ना ही इसका कोई मध्य होता है और ना ही इसका कोई अंत होता है, मतलब इसकी ना कोई उत्पत्ति और ना कोई अंत होता है। जैसे आकाश में रूप का अभाव, मतलब आपको मैंने बताया था कि पंच महाभूत क्या होते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और उनके गुण क्या होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो जो रूप है तो वो अग्नि का गुण है, आकाश वायु अग्नि, अग्नि का गुण क्या है, रूप। तो यहाँ पर जो अग्नि का गुण रूप है, तो आकाश का गुण क्या होता है, शब्द। तो यहाँ पर आकाश में रूप नहीं हो सकता, क्योंकि रूप जो है किसका गुण है, रूप अग्नि का गुण है, और आकाश का गुण क्या होता है, शब्द। तो आकाश में रूप का हमेशा अभाव रहेगा, आकाश में रूप का भाव कभी ना था, ना है और ना कभी होगा, क्योंकि आकाश में क्या होता है, शब्द होता है। इसी तरह यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है, जैसे शारीरिक और मानसिक दोषों से रहित जो व्यक्ति है उसमें ज्वर नहीं होता, ना हुआ है ना ही होगा, मतलब जो जो दोषों से रहित है, जिसके शरीर में कोई दोष उत्पन्न नहीं हुए हैं, तो उसमें ना तो कभी बुखार, जो ज्वर को हम बुखार कहते हैं, जो फीवर होता है, ना कभी हुआ है, ना हो हुआ था, ना कभी होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को ज्वर का अत्यंत भाव होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ इंग्लिश ये लिखा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ लाइफ इन इन नॉट लिविंग थिंग, मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जैसे नॉन लिविंग थिंग मतलब समझ लीजिए प्लास्टिक का कोई आपके पास एक चीज़ है, तो प्लास्टिक के अंदर कभी भी जान नहीं आती, तो ये हमेशा ही अत्यंत भाव होगा, तीनों कालों में इसका अभाव होगा। अब इसके बाद अन्योन्य भाव बताया गया है। अन्योन्य भाव क्या था, यहाँ पर देखिए मैंने टेबल में आपको बताया था कि संसर्ग भाव के हमने तीनों भाव पढ़ लिए हैं, और अन्योन्य भाव जो है अभाव का एक दूसरा भेद है।
तो अन्योन्य भावों में मैंने आपको क्या बताया था कि तीनों कालों, मतलब कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव, एक वस्तु में दूसरी वस्तु के अभाव को अन्योन्य भाव कहते हैं। जैसे घड़े में घट में पट का अभाव, मतलब कि घड़े में अगर हम वस्त्र को नहीं देख सकते तो घड़े में वस्त्र का अभाव। मधुर रसात्मक द्रव्य में कटु रसात्मक गुण का अभाव। ऐसे ही एब्सेंस ऑफ मैन इन वुमेन, मतलब कि जो मैन है, आदमी है, उसमें औरतों के जो वुमेन है उसके कैरेक्टर नहीं आते, तो ये अभाव होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक अभाव को स्वतंत्र पदार्थ मानने वाले का तर्क बताया गया कि अभाव को हमने स्वतंत्र पदार्थ कैसे मान सकते हैं। देखिए, जिस तरह वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष है, मतलब कि हम किसी वस्तु के ज्ञान को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसी तरह उसके अभाव का ज्ञान भी प्रत्यक्ष से ही होता है। मतलब उसके जो अभाव है, उसका ना होना, उसको भी हम ज्ञान कर सकते हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जिसे शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाए, मतलब जिसे हम मुंह से बोल सकें, शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाए। पदस्य अर्थ पदार्थ, इसका अर्थ होता है पदों के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। अभाव को भी हम शब्दों के द्वारा बता सकते हैं कि ये अभाव होता है, तो इसलिए हम अभाव को मान सकते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अभाव को ना मानने वालों की, मतलब अभाव को नहीं माना जा सकता, तो संसार की सभी वस्तुएं भी नित्य हो जाएंगी। अगर हम अभाव को ना माने, समझ लीजिए अगर आप कहें कि अभाव कुछ नहीं होता, तो जो जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब नित्य हो जाएंगी, तो कभी वस्तुओं का नाश होगा ही नहीं, वस्तु कभी नष्ट ही नहीं होंगी। समझ लीजिए आपने कोई चीज़ है, आपने कहा कि इसका अभाव नहीं होता, तो वो वस्तु कभी भी नष्ट नहीं होगी, वो अमर हो जाएगी। ऐसे ही जो मोक्ष को मानते हैं उन्हें अभाव को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि दुखों, संसार के जो दुख हैं उनको दूर होने से पर ही, उनका अभाव होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है अभाव का आयुर्वेद में चिकित्सा महत्व। मतलब अभाव का हम आयुर्वेद में कैसे चिकित्सा महत्व है उसका वर्णन किया गया है यहाँ पर। आयुर्वेद ने अभाव को स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? क्योंकि यहाँ पर अभाव को स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं करा है, परंतु जो असत है उसका वर्णन किया है। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था कि चरक ने सत और असत दो पदार्थ माने थे, तो जो असत है उसके रूप में इन्होंने स्वीकार करा है। यहाँ पर देखिए, शोधन कर्म के वर्णन में भी जो अयोग्य है उसको अभाव के लक्षण से ही वर्णन ग्रंथ में प्राप्त होता है। मतलब जो शोधन कर्म है तो उसमें अयोग का वर्णन किया गया है कि किसी भी चीज़ का हीन योग, अति योग, मिथ्य योग बोला था ना, तो हीन योग को ही अयोग बोला गया है कि अयोग होने पर ही रोगों की उत्पत्ति होती है। व्याधि के लक्षण में जैसे अरुचि, मतलब भोजन के प्रति इच्छा ना होना, तो रस संज्ञता और अश्रद्धा, मतलब कि भूख ना लगना, ये सब इन सब के विषय अभाव ही ज्ञान देते हैं इनके द्वारा। और अनशन, अनशन मतलब कि भोजन ना खाना, तो उसमें आहार का अभाव, मतलब आहार को ना खाना ही व्याधि का कारण होता है। अब निदान परिवारजन, मतलब चिकित्सा में प्रथम जो ये वस्तुओं, ये हेतुओं का अभाव होता है। मतलब जैसे हमने कोई चिकित्सा करी तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके हेतु, मतलब जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हेतु, तो उन कारणों को ही हमें उनका अभाव करना पड़ेगा। मतलब उन कारणों को ही दूर कर देंगे तो चिकित्सा अपने आप हो जाएगी और मनुष्य रोगमुक्त हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं उनके बारे में बताता हूँ। अभाव शब्द की व्युत्पत्ति जो भी मैंने आपको बताई वही लिखनी है इसमें। अभाव के वेदों का विस्तार से वर्णन करें। देखो, ये मैंने आपको बताया था, ये 10 मार्क्स और 5 मार्क्स में अभाव के वेदों का विस्तार से वर्णन आ जाता है। यहाँ पर अभाव और आयुर्वेद के संबंध में वर्णन करें, मतलब अभाव और आयुर्वेद दोनों को आपस में, दोनों का संबंध का वर्णन करना है आपको। और यहाँ पे अभाव पदार्थ का विस्तार से वर्णन करें। अभाव पदार्थ का विस्तार से वर्णन भी 10 मार्क्स में, मतलब इसमें आपको पूरा ही अभाव बताना होगा कि अभाव के लक्षण क्या हैं, उसके भेद क्या हैं, उसका आयुर्वेद में चिकित्सा महत्व क्या है। तो इसमें आपको पूरा ही अभाव बताना होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं 5 मार्क्स 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये दोनों 10 मार्क्स में आ जाते हैं क्वेश्चन कभी कभी पेपर में। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है।
इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब ये चैप्टर में हमारा जो पेपर 1 है, पार्ट 1 है पदार्थ विज्ञान का, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। अब आगे हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट की वीडियोस मेरे सब्जेक्ट उस पे चैनल पे देखने के लिए तो आप मुझे बता दीजिए। वैसे मैंने क्रिया शरीर की सारी वीडियोस डाल रखी हैं चैनल पे, आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।